दोस्तों, भारत ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं, ये बात कहां तक सही है? क्या ये बात सही है कि इंडिया के जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो पहुंचे हैं यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन ने उनको इस्तेमाल किया है? लेकिन भारत को आड़े हाथ लेने से पहले यह सोचना जरूरी है कि यूरोप के द्वारा जो हथियार पहुंचे हैं यूक्रेन के अंदर, क्या यूरोपियन कंट्रीज ने उनका कोई पैसा लिया है यूक्रेन से, या फिर मुफ्त में ही उनको दे दिए हैं? आज यूएसए की सबसे बड़ी गलती यह है कि यूक्रेन को यह भरोसा दिलाया गया था कि नाटो का मेंबर जो है वो यूक्रेन को बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद आज तक इतना लंबे समय बीत चुका है, आज तक भी उसको मेंबर नहीं बनाया गया है। आज हम लोग एक न्यूज एजेंसी की बात करेंगे, राइटर्स की। उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया है कि यूक्रेन जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर भारत का भी योगदान है। भारत के हथियार पहुंच रहे हैं यूक्रेन के अंदर, लेकिन भारत के जो स्पोक्स पर्सन हैं फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने इस बात को सिरे से ही खारिज कर दिया है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा कोई भी हथियार जो है वो वहां पर नहीं पहुंचा है। हां, यह हो सकता है कि किसी और कंट्रीज ने हमसे लिया हो और वो कंट्री वहां पर सप्लाई कर रहा हो, इसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन पहले भी कई ट्रीटीज हमारे साथ में ऐसी हुई हैं। देखिए, भारत जो है वो 85 कंट्रीज को आर्म्स एक्सपोर्ट करता है और उनके साथ में ट्रीटी ये है कि हम अगर आपको आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो आप किसी भी कंट्री को उसको सप्लाई नहीं करेंगे। इस ट्रीटी को आप लोग साइन कीजिए। तो 85 कंट्रीज ने उनको साइन किया है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी कंट्री ने अगर सप्लाई कर दिए हो तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इंडिया ने सीधे तौर पर इसको खारिज कर दिया है कि हमने कोई भी आर्म जो है वो सप्लाई नहीं किए हैं। भारत के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो एडवाइजर हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट कर ये बताया कि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था बिटवीन यूक्रेन और इंडिया को लेकर, और हमने कोई हथियार सप्लाई नहीं किए हैं। देखिए, भारत के ऊपर नजर बहुत पहले से ही है। भारत को एज ए मीडिएटर देखा जा रहा है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। ब्राजील, इंडिया और चाइना, ऐसे 3 कंट्रीज के नाम लिए गए हैं पुतिन के द्वारा कि ये कंट्रीज मिलकर इस युद्ध को समाप्त कर सकती हैं। यहां तक कि इंडिया को इस दौड़ के अंदर सबसे आगे माना जा रहा है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने रशिया को भी विजिट किया, जिसने यूक्रेन को भी विजिट किया, और दोनों के बीच में एक अनबायस्ड तरीके से वो एक मीडिएटर का रोल अदा कर सकता है, ऐसा दोनों देशों का मानना है। अब भारत जो है अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, ग्लोबल पावर की तरफ निकलकर जो है वो सामने आ रहा है। इसीलिए रिसेंटली जो है वो यूक्रेन की यात्रा पीएम मोदी ने भी की थी और रशिया की यात्रा भी की थी। दोनों के अंदर लगभग 1 महीने का ही गैप था, और उसके अंदर भारत ने यूक्रेन को कई मेडिकल इक्विपमेंट जो है सप्लाई किए थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सैनिक जो हैं और सिटीजन्स वहां पर मारे गए हैं, वहां पर घायल भी हुए हैं। इसीलिए भारत की तरफ से वहां पर कई मेडिकल इक्विपमेंट शामिल किए गए हैं, भेजे भी गए हैं। ठीक है, ज़ेलेंस्की जो है वो इस बात से काफी निराश हैं कि आखिरकार भारत जो है वो कोई भी पक्ष क्यों नहीं ले रहा है। तो ज़ेलेंस्की ने कई बार इंडिया से कहा है कि आप रशिया की मदद करना बंद कीजिए, आप रशिया से जो ऑयल का इंपोर्ट करते हैं उसको बंद कर दीजिए, इससे ये रशियन इकोनॉमी जो है वो काफी डाउन आएगी। लेकिन भारत ये कहता है कि हमको हमारे देश की तरफ भी देखना पड़ता है, इंडियन इकोनॉमी की तरफ भी देखना पड़ता है। तो ये ज़ेलेंस्की ने मेडिकल इक्विपमेंट जो भारत की तरफ से दी गए थे उनको एक्सेप्ट किया और मोदी जी वहां पर पहुंचे थे। 100 डेज का चैलेंज आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको जरूर एक्सेप्ट कीजिए। ये चैलेंज क्या कहता है कि आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रहिए। अब तक लगभग 7-8 साल से आप लोग पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, आपको एक एडिक्शन सा लग चुका है। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखना नहीं छोड़ सकते हैं तो इसी को तो हम लोग एडिक्शन कहेंगे। इस बार 100 डेज का चैलेंज हम लोगों ने लिया है। 75 डेज बहुत सक्सेसफुल रहे। 100 डेज तक हम लोग डेली लाइव सेशन लेते हैं, 9 PM पर आपका सेशन चलता है। एडवांस टेक्निक आप लोग को बताई जा रही है, और इसके साथ में ही स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी आप लोगों के लिए रखे गए हैं। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। आप लोग कहते हैं कि नहीं सर, हम तो 175 डेज का एक साथ चैलेंज लेंगे, तो आप लोग कोम्बो कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं। बहुत फायदा आप लोगों को होगा। वाकई में अगर कोई एजुकेटर आप लोगों के लिए खड़ा है, आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा है, तो फिर आप अपने कदम पीछे मत हटाइए। डेली हमारा एक बैच और चलता है, 4 PM पर लाइव क्लास होती है। वनडे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये तमाम सब्जेक्ट हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। और खास बात है कि जब भी कोई टॉपिक एंड होता है उसके बाद में हम लोग लेक्चर को कंक्लूड भी करते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, हमने क्या सप्लाई किया है। हम लोग सप्लाई करते हैं आर्टिलरी शेल्स को, और इंडिया के ऊपर ये दावा है कि इंडियन जो आर्म
मेकर्स हैं, इन्होंने क्या किया है, आर्टिलरी शेल्स को यूक्रेन को दिए हैं। अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से हम लोग आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हैं और कौन सी कंपनी इंक्लूड है, उसको जानने से पहले ये बात भारत के पास में पहुंची कैसे। रिसेंटली जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई के साथ में रिसेंटली मुलाकात की। वहां पर एक जर्नलिस्ट ने यह पूछा कि क्या भारत जो है वो यूक्रेन को आर्म सप्लाई करता है। दोनों ने इस बात पर चुप्पी साध ली। उस समय कोई भी जवाब नहीं दिया गया और बाद में जो प्रवक्ता थे, स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कहा, डिनाई कर दिया इस चीज को कि हम लोग ऐसा कोई भी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं करते हैं। पत्रकार ने यानी कि जर्नलिस्ट ने जब क्वेश्चनिंग की और फिर वो चीज राइटर्स के रिपोर्ट के अंदर आई, तो एक कंपनी है भारत की YIL, यंत्र इंडिया लिमिटेड। यंत्र इंडिया लिमिटेड जो कि नागपुर बेस्ड एक कंपनी है, भारत के लिए हथियार बनाती है और इसने बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया है। मतलब बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन जो ग्राफ है वो रहा है और काफी अच्छा इसका जो बेनिफिट है, फाइनेंशियल बेनिफिट, वो भी काफी अच्छा है। तो ये कंपनी जो है, इसके ऊपर आरोप लगा कि ये क्या कर रही है, बाहर एक्सपोर्ट कर रही है। तो YIL एक्सपोर्ट फर्स्ट बैच ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर इन नागपुर, ठीक है, इस कंपनी के ऊपर ये आरोप लगे। लेकिन इंडिया ने इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट एट ऑल हाई टाइम, ठीक है, मैक्सिमम जो है हमने एक्सपोर्ट किया है। कितना एक्सपोर्ट किया है, 21,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है। और फिर भी हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग 2028-2030 तक आते आते 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे इन फील्ड ऑफ आर्म्स, डिफेंस के सेक्टर के अंदर, ठीक है। ये जो कंपनी है वो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको पुश मिला है और इसने बहुत अच्छी तरीके से ये जो डिफेंस सेक्टर है इसको ऑक्यूपाइड किया, बहुत अच्छे हथियार जो है बनाए हैं। लेकिन सरासर तौर पर यह बात गलत साबित होती है कि YIL जो कंपनी है इसके ही हथियार वहां पर पहुंचे हैं। इंडिया सप्लाइज आर्म टू ओवर 85 कंट्रीज। भारत के जो हथियार हैं वो 85 कंट्रीज के अंदर पहुंचते हैं। इटली के अंदर पहुंचते हैं, मालदीव्स के अंदर पहुंचते हैं, रशिया के अंदर पहुंचते हैं, श्रीलंका के अंदर पहुंचते हैं, यूएई के अंदर जाते हैं, सऊदी अरेबिया, फिलीपाइंस, पोलैंड, इजिप्ट, तमाम देशों के अंदर जाते हैं। और इन देशों के अंदर जब ये हथियार जाते हैं तो हम लोग उससे अर्न भी करते हैं। 2013-14 की बात करें तो उस समय हम लोग 686 करोड़ रुपए जो है वो अर्न करते थे। लेकिन 2023-24 आते आते 21,000 करोड़ का बिजनेस हम लोग करने लगे और ये काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है। आगे हमने टारगेट भी लिया है कि 2028 तक हम लोग क्या करेंगे, इन हथियारों को एक्सपोर्ट जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। भारत के ऊपर ये आरोप लगे कि भारत इटली की मदद से और चेक रिपब्लिक की मदद से कहां पर जाता है, यूक्रेन के अंदर, ठीक है, कहां पर, यूक्रेन के अंदर जो है वो बेसिकली हथियार सप्लाई होते हैं। लेकिन इटली ने भी साफ तौर पर मना कर दिया है। भारत की तरफ से यह कहना है कि हमारे और जो 85 कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रीटी साइन है कि अगर हमने कोई हथियार सप्लाई किया है उस देश को तो वो देश किसी दूसरे देश को सप्लाई नहीं करेगा। इसके लिए ऑलरेडी ट्रीटी साइन है, इसलिए हमने कोई भी हथियार जो है वो यूक्रेन के अंदर नहीं पहुंचाए हैं। भारत जिन डिफेंस आर्म्स को एक्सपोर्ट करता है उसके अंदर डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है, रडार्स हैं, आर्मर व्हीकल्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इसके साथ में ही टॉर्पीडो लोडिंग मैकेनिज्म है। मतलब बहुत सारे हथियार जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है कि हमने इटली के माध्यम से यूक्रेन के अंदर हथियार पहुंचाए हैं। अब यह साजिश है किसकी? देखिए बेसिकली क्या है, रशिया को यह लगता है कि अब भारत जो है वो यूक्रेन की मदद कर सकता है। पहली बात, ये जो राइटर्स जिन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, राइटर जो न्यूज एजेंसी है वो लंदन बेस्ड मतलब यूके बेस्ड एक एजेंसी है। तो हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज ये चीज डिफाइन करने के अंदर लगी हुई हो कि भारत कब जाकर अपना कोई पक्ष लेगा, क्योंकि भारत हमेशा से नॉन अलाइंड कंट्री रहा है। तो जबरदस्ती मतलब प्रेशराइज करते हुए भारत के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि भारत या तो यूक्रेन की साइड ले या फिर रशिया की साइड ले। तो ऐसी न्यूज जो है, रबिश न्यूज आज मीडिया के अंदर फैल रही है। तो यूरोपियन कंट्री जो है वो ये चाह रही हैं कि भारत जो है वो यूक्रेन की तरफ से अब युद्ध लड़ना जो है वो शुरू कर दे। आप लोग हमारे 100 डेज चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। बड़ा बेहतरीन ये बैच चल रहा है, बहुत मेहनत इसके अंदर लग रही है। रोजाना 9 PM पर आपकी लाइव क्लास होती है ऐप के ऊपर, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर हम तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज लेंगे, तो आप लोग 175 डेज का भी हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। कॉम्बो कोर्स के साथ में आप लोग जा सकते हैं। तो आज ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और अगले 100 डेज के अंदर आप अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दीजिए विथ कंसंट्रेशन एंड फोकस। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।